बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 24th लेक्चर है और ये हमारे थर्ड सेक्शन यानी बूटस्ट्रैप का सेकंड लेक्चर है। जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा क्या बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताई। मैं इसको देख लेता हूँ जहाँ तक हमने किया था, और थोड़ी सी मैंने एग्जांपल से आपको बताया कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप हमारे काम को आसान कर देता है। ठीक है। उसके बाद आज हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, कुछ बेसिक कुछ वो एलिमेंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं बूटस्ट्रैप की, मतलब कह सकते हैं कि बूटस्ट्रैप के रेवोल्यूशनरी एलिमेंट्स हैं में से एक है वो फीचर जिनकी वजह से स्पेसिफिकली बूटस्ट्रैप यूज़ किया जाता है, और ये स्पेशलिटीज़ हैं बूटस्ट्रैप की। तो आपको पता है हम क्या करते होते थे कि पहले पूरी वेबसाइट बना लेते थे। पूरी वेबसाइट बनाने के बाद अगला जो प्रोसेस होता था वो होता था कि उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाना। ठीक है, उसके बाद का काम था, ये नहीं उसको रिस्पॉन्सिव बनाना। ठीक है, तो वो काम अब एक्चुअली हम साथ ही साथ कर रहे होते हैं, यानी वेबसाइट बना रहे हैं और उसके साथ ही, यानी जैसे ही हम उसका डेस्कटॉप लेआउट बना रहे हैं साथ में ही हम उसके मोबाइल की भी सेटिंग कर रहे होते हैं। मैं आपका सबसे पहले जो चीज़ हमने परसों भी पढ़ी थी उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे मैं इसको फाइल को ओपन कर लेता हूँ। इधर कोड एडिटर में ये हमारा ये फ़ाइल है। इसमें से मैं ये जो टेबल है इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। ये टेबल को मैंने ख़त्म कर दिया। ये मैंने इसमें से जो हमारा टेबल का एरिया था, टेबल मैंने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद हम अपने आज की तरफ टॉपिक की तरफ आते हैं। पहली चीज़ हम ये मैंने जो ऑलरेडी लगाई हुई है इसको हम बोलते हैं जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन क्या करता है? जंबोट्रॉन ये करता है कि हमारा जो हेडर एक्चुअली एरिया होता है, हेडर का एरिया, वो एरिया जिसके अंदर हम अपनी हेडिंग्स देते हैं, जिसके अंदर हम अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कई दफ़ा ये हेडर एरिया के नीचे भी यूज़ होता है। किस तरह से? मैं पेंट ओपन करता हूँ। और ये पेंट आ गया मेरे को। समटाइम्स देखें तो हमारा जो वेब पेज होता है उसमें ये एरिया जो होता है ये मोस्टली वेब जो हेडर का एरिया जिसको आप कह सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है, जैसे हमने लास्ट बनाया भी था जो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया CSS का, उसमें यहाँ पे लोगो था, इस जगह पे हमने नेम लिखा था, और उसके बाद इस जगह पे मेन्यूज़ आ गए थे। ठीक है। और ये इसको यानी डिफरेंट तरीके से भी ये हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये जो अब आजकल जो डिज़ाइन चल रहा है उसके अंदर जो हेडर का एरिया है वो इस तरह से होता है। इसके नीचे कुछ जगह पे थोड़ा सा आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देना होता है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको फिल इसका सॉलिड कर लूँगा। और इसको यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ। तो इस तरह से जो ये एरिया हमारा होता है जिसके अंदर हम वेबसाइट की डिटेल्स दे सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़, मसलन एक स्लाइडर वगैरह लगाना हो तो वो इसके अंदर लगा सकते हैं। कोई इमेज लगाना चाहते हैं मेन, तो वो मेन इमेज वगैरह वो इसके अंदर हम लगा सकते हैं। इसकी हाइट हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम जब बूटस्ट्रैप के अंदर, बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज में इसको हम क्या कहेंगे, इसको जंबोट्रॉन बोलते हैं।
और उसके बाद ये जम्बोट्रॉन का एरिया है। और ये अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लगाते किस तरह से अपने बूटस्ट्रैप के अंदर। जस्ट आपने सिंपल एक div या कोई भी सेक्शनिंग एलिमेंट, जिस तरह से div यूज़ करते हैं हम, सेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, वो यूज़ करना है इसको बनाने के लिए। जैसे मैंने div यूज़ किया और उसके बाद क्लास दे के आपने उसके अंदर यानी क्लास का एट्रीब्यूट और उसके अंदर क्लास लगा देनी है जम्बोट्रॉन की। चूँकि हम इसमें हमारे साथ हमारे इस जो वेब पेज है इसके अंदर, इस फाइल के अंदर इंस्टॉल्ड है बूटस्ट्रैप, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह का एरिया एक आपको दे देगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से नहीं, मैं इसको फुल विड्थ यहाँ तक चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, ये मैंने जो कंटेनर लगाया हुआ है ना इसका, ये टॉप जिसके अंदर पूरी वेब पेज का, पूरी वेबसाइट का जो एरिया है वो इस कंटेनर के अंदर आता है। जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, ठीक है। कंटेनर का मैं बता देता हूँ। कंटेनर बेसिकली ये काम करता है कि आपकी पूरी वेब पेज जो होता है, पूरी वेबसाइट का जो टेम्पलेट होता है उसको यानी पूरे वेब पेज के डाटा को एक किसी भी सेक्शनिंग एलिमेंट के अंदर आपको सेव यानी यानी उसके अंदर रखना होता है। उसकी वजह ये होती है यूज़ करने की कि ताकि हमारा जो पूरा वेब पेज है वो एक कंटेनर के अंदर हो और उसको मैनेज करना आसान हो, ठीक है। मैं ये अपनी वेबसाइट जो है इसको फुल विड्थ बनाना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट यहाँ तक आए, ठीक है। इसको मैं फुल विड्थ बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि इसके हिसाब से कंटेनर लगाना हो, उसकी विड्थ ऐसी करनी होगी कि वो फुल विड्थ यहाँ तक आ जाए, कि यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक जाए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक जाएगा, राइट टू या लेफ़्ट टू राइट। तो मुझे कंटेनर बेसिकली इस पर्पज़ के लिए लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? और कंटेनर के कुछ टाइप्स हमें देता है बूटस्ट्रैप। ये मैंने सिंपल कंटेनर लगाया हुआ है। कंटेनर जब हम क्लास लगाते हैं तो ये क्या करता है, ये पूरे वेब पेज के लेफ़्ट और राइट पे इतनी स्पेस, तकरीबन 100 पिक्सल की, ये एक आइडिया है तकरीबन इतनी, आप इसको परसेंटेज में करें तो ऑलमोस्ट 10% स्पेस जो है मार्जिन ये छोड़ देता है दोनों साइड से, अगर आप कंटेनर की क्लास लगाते हो तो, ठीक है। और कंटेनर की क्लास अगर आप ये चाहते हो कंटेनर नहीं, मैं सॉरी इतना मार्जिन नहीं छोड़ना चाहता, 100% इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे कंटेनर डैश फ्लोट की क्लास लगानी होती है। कंटेनर डैश फ्लोट्स, और इसको मैं यहाँ सेव किया मैंने और इधर आके देखूँगा तो अब देखिए पूरा ये मेरा फुल विड्थ हो गया है। ये मार्जिन्स को भी हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन इस वक्त ये फुल विड्थ वेबसाइट हो गई है। और यानी ये आप इसमें इस मार्जिन को ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं, इसको बाद में CSS के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप फुल विड्थ वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आपको कंटेनर जो है कंटेनर फ्लूइड यूज़ करते हैं। कंटेनर फ्लूइड के अंदर जितनी चीज़ें आप लगाएंगे तो वो तो ऑब्वियसली 100% होंगी ही, लेकिन आउटर कंटेनर भी 100% हो जाएगा। ये जम्बोट्रॉन हो गया। और जम्बोट्रॉन के अंदर आप कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब इसके अंदर आप वेबसाइट की इन्फो देना चाहते हैं, कोई चीज़ भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और इससे जम्बोट्रॉन हो गया हमारा। और उसके बाद आते हैं अपने कि हमने फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ किया था जब हम लास्ट टाइम यूज़ कर रहे थे, तो उस वक्त हमने आइकॉन्स बनाने के लिए मैं अगर आपको लास्ट हमारा जो प्रोजेक्ट हुआ उसकी मैं एक व्यू दिखाता हूँ आपको। तो उसके अंदर हमने कई जगह पे फ़ॉन्ट्स यूज़ किए थे। ये हमारा इसको ओपन किया, यहाँ पे ये जो आइकॉन्स आप देख रहे हैं ये हमने फ़ॉन्ट ऑसम आइकॉन यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे। तो बूटस्ट्रैप अपने इसी तरह के आइकॉन्स को प्रोवाइड करता है। इस तरह ये जैसे ये आई लिखा हुआ है, इसी तरीके से ये आइकॉन्स आपको सोशल मीडिया आइकॉन्स नज़र आ रही हैं, ये फ़ॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स हैं, ठीक है, जो हमने विदाउट बूटस्ट्रैप यूज़ किए थे। लेकिन जब आप बूटस्ट्रैप कर रहे होते हो तो फ़ॉन्ट ऑसम तो आप कर ही सकते हो, उसके साथ ही साथ जो बूटस्ट्रैप है वो आपको अपने आइकॉन्स भी देता है ताकि आप उनको आप यूज़ कर सको विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसकी कोडिंग के अंदर यहाँ पे अगर मैं कोई आइकॉन यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा,
मुझे सबसे पहले उस आइकॉन को लगाने के लिए स्पैन का आइकॉन बनाना होगा, ठीक है। और इस आइकॉन का अंदर जिस तरीके से हम स्पैन का एक एलिमेंट लगाना होगा, और जिस तरह से हम आई का एलिमेंट लगा के उसके अंदर क्लास लगाते थे एफ ए की यानी फॉन्ट ऑसम की, यहाँ पे भी आपको एक क्लास लगानी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जम्बोट्रॉन के अंदर ही आऊँगा, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ एक अपना यूज़ करना, तो मुझे स्पैन का एलिमेंट लगाऊंगा मैं। और स्पैन का एलिमेंट लगाने के बाद इसको मुझे एक क्लास देनी होगी, ठीक है। और सब क्लास देने का मतलब ये है कि जो क्लास हम देना चाहते हैं उसी वो वाला आइकॉन लेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आप आइकॉन उठा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, एक वेबसाइट ओपन करते हैं getbootstrap.com, जहाँ से हमने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया था। यहाँ आप कंपोनेंट्स में जाएंगे, और कंपोनेंट्स में जाने के बाद ये सबसे टॉप पे आ रहा है ग्लिफ आइकॉन्स, ठीक है। ग्लिफ आइकॉन्स ये आपके पास सारे जो हैं ये ग्लिफ आइकॉन्स यूज़ हो रहे हैं, ये नहीं पड़े हुए हैं। ये सारे वो आइकॉन्स हैं जिनको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, और ये इसकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। इसको यूज़ करने का आगे तरीका उसने बिल्कुल ये नीचे जिस तरह से फॉन्ट ऑसम के नीचे दिया हुआ था कि किस तरह से आपने यूज़ करना है, बिल्कुल उसी तरह से आपने ये स्पैन का एलिमेंट है उसके अंदर आप क्लास लगाते हैं, इनको बोलते हैं ग्लिफ आइकॉन्स, ठीक है। GLYPHIICON, ग्लिफ आइकॉन। और उसके बाद आप ग्लिफ आइकॉन की क्लास लगाते हैं, एंड देन ग्लिफ आइकॉन डैश उस आइकॉन का नेम कि जो आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, और इधर आके ये मैंने स्पैन का एलिमेंट लगाया है, इसको सेम वही क्लास मैंने ये ग्लिफ आइकॉन और उसके बाद ग्लिफ आइकॉन सर्च। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा, सेव किया, और इसका मैं डिस्प्ले देखता हूँ, तो आप ये देखें ये सर्च का आइकॉन आ रहा है। आपने ये ऊपर दिए हुए आइकॉन्स में से जो भी आइकॉन यूज़ करना है, मुझे ये टेलीफोन का यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना होगा, जस्ट इसको कॉपी करना है और जाके पेस्ट कर देना होगा उस क्लास वाले एट्रीब्यूट के अंदर, और कुछ भी नहीं करना। जस्ट मैं यहाँ जाऊँगा और स्पैन के अंदर यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। इसको सेव किया मैंने, और यहाँ पे इधर जाके ये आप देखिए, तो ये मैंने आइकॉन। अब जिस तरह से इस आइकॉन को यूज़ करना, मैं इस आइकॉन को यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन इसका मैं साइज़ अपने हिसाब से करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक आईडी दूंगा। यहाँ पे आईडी मैंने दे दी इसको, और आईडी मैंने इसको दे दी है टेल आइकॉन की, ठीक है, टेल डैश आइकॉन। अब मैं क्या करूँगा, अपनी CSS की फ़ाइल में जाऊँगा। ये मैंने यहाँ पे style.css ऑलरेडी क्रिएट करके इसको लिंक करके रखा हुआ है इसमें, तो इसको मैं यहाँ पे आके जो मैंने आईडी दी है इस आईडी को उधर कॉल करूँगा, ठीक है। अपनी अपनी जो कस्टम CSS की फ़ाइल है, ये मैं बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स को नहीं खोल रहा, जिस कस्टम CSS की फ़ाइल में जाके हैश साइन यानी नंबर साइन और उसके बाद आईडी का नेम, मतलब आईडी को हम इस तरह से लिखते हैं ना, तो उसके आगे यहाँ पे जाके उसका जितना मैं साइज़ देना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ के ज़रिए से हम उसको एक्चुअली मैनेज करते हैं, क्योंकि ये एक एक्चुअली फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ और मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। सेव किया मैंने, और इसका यहाँ पे जाके डिस्प्ले देखते हैं। जी बिल्कुल, इसको मैंने ठीक है, सॉरी आउटसाइड जो आउटर सेक्शन यानी सेक्शनिंग एलिमेंट है उसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें देना होता है। तो यहाँ में जाके जम्बोट्रॉन यानी क्लास है, तो जम्बोट्रॉन, और जम्बोट्रॉन के अंदर वो लगा हुआ है, तो सेव करूँगा और यहाँ पे जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक ये फाइल लिंक्ड है या नहीं, ये फाइल तो लिंक्ड है।
इसको इंस्पेक्ट करते हैं। जम्बोट्रॉन की स्पेल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ सॉरी, स्पेल का प्रॉब्लम था। तो आउटर जो एलिमेंट है, मतलब जिस सेक्शनिंग एलिमेंट के अंदर आपने आइकॉन लगाया हुआ है, उसकी जाके आपको क्या करना होगा, उसके अंदर उसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको आपने चेंज करना होगा। तो क्या कर सकते हैं आप इसको, थैंक यू मोहम्मद तकी, एक्चुअली उसमें स्पेल में प्रॉब्लम थी। तो ये हमें क्या करेंगे, हम इसमें जाके हमने इस आइकॉन को चेंज कर लिया, मतलब इसका साइज़ हम चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज़ के थ्रू। इसकी विड्थ और हाइट आपने नहीं देनी, बल्कि इसके सेक्शनिंग एलिमेंट का जाके आपने फॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा कर देना। तो उससे आप इन आइकॉन्स को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं उसके बाद हम चलते हैं जो बहुत एक यानी जो मेन चीज़ जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम क्या होता है? पहले हम जब किसी चीज़ की विड्थ हम मैनेज करनी होती थी तो क्या करते थे, उसकी विड्थ या तो पिक्सल में देते थे या फिर परसेंटेज में देते थे, या फिर हम यानी ये दो ही तरीके थे कि विड्थ या तो पिक्सल में फिक्स्ड, या फिर अगर रिस्पॉन्सिव बनानी है तो परसेंटेज में देते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप बहुत डिफरेंट तरीका है देता है। वो हमें पूरी जो हमारी स्क्रीन होती है 100% स्क्रीन, उसको डिवाइड कर देता है 12 पार्ट्स में, उसको इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और हर पार्ट के अंदर 8.33% स्क्रीन का जो एरिया है वो होता है। कैसे? अगर आप मैं यहाँ कैलकुलेटर में आता हूँ, अब देखिए तो 100% हमारी स्क्रीन होती है, इसको आप इक्वली अगर 12 पे डिवाइड करें तो 8.33% ये बन जाती है। यानी आपकी स्क्रीन टोटली जो होती है, आपका एक एलिमेंट वो डिवाइड होता है 12 हिस्सों के अंदर, 12 पार्ट्स के अंदर, और ईच पार्ट 8.33% का होता है। अब मैं किसी भी एरिया को डिवाइड करना, अब उनको आप लिख कैसे सकते हैं, मैं जम्बोट्रॉन के नीचे इमेज लगाना चाहता हूँ, और इमेज में एक ही रो के अंदर 3 इमेजेस यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे एक रो के अंदर 3 इमेजेस यूज़ करनी है तो उसको मैं यहाँ पे 1 मिनट 3 इमेजेस पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ IMG, और बल्कि इमेजेस की बजाय मैं इस तरह से करता हूँ कि 3 डिव्स ले लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। फिर उसके बाद हम एक इमेजेस भी क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ 3 डिव ले लेता हूँ, और डिव को आईडी में पहले दे देता हूँ ताकि मैं उसको खुद अपने तौर पे ना वो मैनेज कर सकूँ। तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ D1 की, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लूँगा इधर। 3 डुप्लीकेट मैंने क्रिएट कर लिए। अब ये तीनों को मैं ये चाहता हूँ कि अपने एक मतलब फुल विड्थ के अंदर ये तीनों एडजस्ट हो जाएं, ठीक है। इसको तीनों को एडजस्ट करने के लिए मुझे कितनी कितनी परसेंटेज देनी पड़ेगी एक को? आप में से कोई आंसर करेगा? मैं 3 जो हैं बॉक्सेस उनको एक लाइन में रखना चाहता हूँ, तो मुझे उसकी मोहम्मद तकी आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। नहीं, मैं परसेंटेज की पूछ रहा हूँ, कितने परसेंट देना पड़ेगा। मोहम्मद तकी आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने परसेंट मुझे एक को देनी पड़ेगी। मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, डिफरेंट क्वेश्चन है। चलें यही बता दें कि मुझे एक जो है एक स्क्रीन के अंदर अपनी फुल 100% के अंदर 3 इक्वल एलिमेंट्स रखने हैं, ठीक है, 20%। लेकिन अगर आप 100 को 20 पे डिवाइड करें तो वो 5 डिव्स बनती है। जी बिल्कुल, 33.33%। जी बिल्कुल सही है, आपने सही बताया। तो मुझे क्या है, एक एक चीज़ की परसेंटेज के हिसाब से वो विड्थ जो है वो मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है।
अब लेकिन बूटस्ट्रैप हमें क्या करता है, मैंने जैसे आपको बताया कि 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और मैं अपनी स्क्रीन को डिवाइड करना चाहता हूँ 3 पार्ट्स में, यानी इसको ये हर एक को यानी इक्वल हिस्सा दे के मैं तीनों डिव्स को इक्वली मैनेज करना चाहता हूँ। तो मुझे अपनी जो 12 पार्ट्स हैं उनको कितने पे डिवाइड करना होगा, उनको 3 पे डिवाइड करना होगा। यानी जैसे मैं 100 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करता था, मतलब 100% थी ना मेरी, तो मैं इसको डिवाइड करता था 3 पे, ठीक है, तो कितना आता था 33.33। अब मैं 100% नहीं, मुझे 12 ब्लॉक्स हैं और 12 जो पार्ट्स हैं उनको 3 पे डिवाइड करना है। तो मुझे हर एक को कितना, आपने एक्चुअली जो जो कॉन्सेप्ट मैं एक आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से ठीक आपने बताया था रिंकी शर्मा, लेकिन मैंने चूँकि पहले पूछ रहा था परसेंटेज का, तो हमें क्या करना होगा, 4 का देना होगा। मैं ये जो डिव्स हैं इनको एक ही रो के अंदर रखना चाहता हूँ, तो मुझे इनके आउटसाइड एक डिव लगानी होगी जिसको मुझे क्लास देनी होगी रो की। यहाँ पे डिव मैंने दे दी, और इसको मैं क्लोज जाके इन डिव्स के बाद कर लूँगा, यहाँ पे क्लोज कर दूँगा, और इस डिव को मैं क्लास दे दूँगा रो की। और अब इनको चारों को मुझे ये रो है तो ये बाकी चारों कॉलम्स की शक्ल में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक क्लास दूंगा, और तीनों के अंदर ही यहाँ क्लास दूंगा मैं कॉल डैश LG डैश 4। इसका मतलब है कि कॉलम ये जो चारों कॉलम्स हैं ये चारों को 4 बॉक्सेस दे दिए जाएं, ठीक है। 4 पार्ट्स जो हैं स्क्रीन के वो हर एक को असाइन कर दिए जाएं। और अब मैं ये LG भी बताता हूँ क्यों यूज़ करते हैं। एक मिनट, किसी का मैसेज आया है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने चूँकि इनको ये ID इसलिए दी है D1 की ID, ताकि मैं इधर यहाँ आके इसको कॉल करूँगा ID D1, और D1 को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन दे देता हूँ, और इसको बॉर्डर सॉलिड रेड एंड 1 पिक्सल। ये मैंने दे दिया है, और उसके बाद मैं आके इन तीनों जो मैंने लगाए हैं इनके अंदर कुछ टाइप कर दूंगा। सैम्पल टेक्स्ट, और यहाँ आके मैं इनको रिफ़्रेश करता हूँ। सॉरी, इनका कलर भी मुझे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि इजीली विजिबल हो जाए कलर। ठीक है, अब आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एरिया है ये एक डिव ये पहली डिव को मिल गया है, ये दूसरी डिव को मिल गया है, ये तीसरी डिव को मिल गया है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दोनों डिव्स हैं ये थोड़ी छोटी हो जाएं, और ये यानी ये साइड बार जो हैं इनको साइड बार बनाना चाहता हूँ, और ये एरिया इसको साइड बार की बजाय ये मेन पेज हो, ठीक है। दोनों तरफ मैंने लेफ़्ट साइड बार और राइट साइड बार यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे फेसबुक में होता है ना, ठीक है। फेसबुक का पेज अगर आप देखें तो उसको 4 हिस्सों में एक्चुअली तकसीम किया होता है। तो मैं उसी तरह से इसको करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि इन दोनों को 4 हिस्सों में होता है तो मैं इसके भी अंदर भी 4 डिव्स लगा लूँगा। 4 डिव्स, और 4 डिव में मैं एक मिनट फेसबुक का पेज यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास ये चैट आ रही है, ठीक है। इसके अंदर ये एरिया के अंदर क्या आ रहा है, ये हमारे पास
नोटिफिकेशन यानी हमें मतलब सजेशंस वगैरह और मोस्टली एडवर्टाइजमेंट भी आती है। और ये हमारा मेन एरिया है। और ये जो हमारे बुक मार्क्स होते हैं या ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हमें इसको किस तरह से आप देखें तो ये अगर आप इसको एक बॉक्स कंसीडर करें, इसको भी एक बॉक्स कंसीडर करें, इसको 2 करेंगे और इसको 3 करेंगे टोटल। तो ये क्या है, ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है और ये 1 एंड ये 1। तो 2 एंड 2 4, 4 एंड 3 4 एंड 3 7। तो आप इसको 6 कंसिडर कर सकते हैं कि इसको मैं 3 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ एंड इन दोनों को 1 दे दूँगा। और इसी तरह से इन यानी मुझे 4 को देना है, ये या इन तीनों को इक्वल कंसिडर कर लेता हूँ और ये इनसे डबल हो। तो 12 को एक्चुअली इस तरह से हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको 6 कंसिडर करता हूँ और इनको मैं 2 2 कंसिडर करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि पहले को इसको एंड इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 2 की डिव दे देता हूँ और ये जो इसके अंदर है इसको इसको 4 यानी 6 की क्लास दे दूँगा। यानी इसको 6 असाइन कर दूँगा, यानी 6 पार्ट्स इसको मिल जाए, 6 डिविजन्स इसको मिल जाए और 2 इन तीनों को मिल जाए। तो यहाँ पे अब आते हैं अपने इधर डिस्प्ले के अंदर। तो ये आप देखें ये एरिया तीनों इक्वल हैं और ज़्यादा हिस्सा इसको मिला हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नहीं जी, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ये 4 हो जाए या चलें ये 3 हो जाए। और यहाँ पे मैंने 1 बढ़ाया तो इधर से मुझे 1 कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप 12 से नहीं बाहर जा सकते। अगर आपके ये 12 से कोई नंबर कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से 12 का ऑर्डर ख़राब हो रहा होगा, तो वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, ठीक है। कैसे, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास आ गया जी, ये एरिया बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये दोनों एरियाज़ इक्वल हैं जो साइड बार्स हैं। तो इस तरह से अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसको भी एक्चुअली 3 देने की कोशिश करता हूँ। ये लास्ट वाला है ना, इसको भी मैं 3 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि बाकी तीनों तो एक लाइन में आ रहे हैं, लेकिन ये जो 12 का ऑर्डर ख़राब कर रहा है, एक्चुअली 12 से एक्सीड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो नीचे वाली लाइन में खुद अकेला आ जाएगा, ठीक है। तो हमें हर हाल में अगर पूरी एक चीज़ को एक रो में रखना है, तो उसमें के लिए क्या करना होगा, उस रो के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको 12 तक लिमिट करना हो, यानी अगर 12 से उनकी 12 की लिमिट से क्रॉस करेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे उससे, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि ये LG का क्या मतलब है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे। LG का मतलब ये है कि मैं इनकी ना ये जो एरियाज़ हैं इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, पिंक, और हाइट बढ़ा देता हूँ इनकी। हाइट मैंने इनकी कर दी 500 पिक्सल, ठीक है। 500 थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसको मैं 400 कर देता हूँ। ये हमारे पास एरियाज़ आ गए हैं चारों, ठीक है। अब LG क्या है, आप ये देखें, जब मैं इस स्क्रीन को कम करूँगा तो ये क्या है, ये सारों ने 100% विड्थ ले ली है, ठीक है। ये एरिया भी 100% पे आ गया है, ये भी 100% पे आ गया है। तो LG का मतलब ये होता है लार्ज स्क्रीन्स। बूटस्ट्रैप जो स्क्रीन है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ। नोटपैड ओपन कर लूँ और एक्चुअली सबसे पहला हिस्सा जो है वो है LG यानी लार्ज स्क्रीन। अब एक मिनट में लार्ज स्क्रीन आपको बताता हूँ कि लार्ज स्क्रीन क्या होती है। और उसके बाद आते हैं कि लार्ज स्क्रीन के बाद आती हैं मीडियम स्क्रीन MD, ठीक है। और मीडियम स्क्रीन के बाद आती हैं स्मॉल स्क्रीन्स, ठीक है। और उसके बाद आती हैं एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स। ये 4 स्क्रीन्स में डिवाइड करता है आपके यानी जो कंप्लीट आपका डिस्प्ले होता है उसको बूटस्ट्रैप डिवाइड करता है 4 हिस्सों के अंदर। और इन 4 हिस्सों में आपकी सारी स्क्रीन्स आ जाती हैं। एक्चुअली आपको याद होगा कि हम जब मीडिया क्यूरीज लगाते हैं तो वो भी हम 3 से 4 स्क्रीन्स की हमें सेटिंग करनी पड़ती है।
एक हमें डेस्कटॉप की सेटिंग करनी पड़ती है, एक लैपटॉप्स और छोटे कंप्यूटर्स की यानी छोटी स्क्रीन की सेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद एक हमें टैब्स की स्क्रीन की सेटिंग करनी पड़ती है और एक एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस यानी मोबाइल डिवाइसेस की सेटिंग करनी पड़ती है। तो इसी तरह से अब ये जो आपका बूटस्ट्रैप है, ये आपको इस चीज़ से मतलब ये फ्री कर देता है कि आप खुद से मीडिया क्यूरीज लगाएं। ये आपकी जगह खुद मीडिया क्यूरीज अप्लाई कर देता है। और मीडिया क्यूरीज किस तरह से काम करती हैं? मीडिया क्यूरीज के लिए कुछ लिमिट और कुछ चीज़ें इसने लिखी हुई हैं, मैं अभी आपके साथ वो शेयर करता हूँ। अब लार्ज स्क्रीन जो है उसकी जो लिमिट है वो बड़ी बड़ी स्क्रीन सारी के लिए होती है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो बड़ी स्क्रीन हैं, लार्ज स्क्रीन हैं, उनके ऊपर तो ये 4 आएँ, लेकिन जैसे ही ये मीडियम स्क्रीन यानी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पहुँचे मतलब लैपटॉप की स्क्रीन्स हो गई या लैपटॉप से टैब तक की जितनी जितनी स्क्रीन्स होती हैं, छोटे लैपटॉप मिनी लैपटॉप्स होते हैं, मैकबुक्स होती हैं, तो उनकी स्क्रीन के ऊपर ये एक लाइन में 4 की बजाय कितनी आ जाएं, एक लाइन में ये दूसरा जो है 4 की बजाय 3 आ जाए, मतलब ये एरिया ये जो है ये नीचे आ जाए। या इस तरह करते हैं कि हम इन एरियाज़ को जब ये छोटी स्क्रीन पे आए यानी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आए तो इन चारों को इक्वल स्पेस मिल जाए और एक लाइन में 2 एरियाज़ आ जाएं। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये एरिया जो फर्स्ट सैम्पल टेक्स्ट है और ये सेकंड जो है ये दोनों इक्वल हो जाएं और ये भी दोनों इक्वल हो जाएं, मतलब चारों इक्वल हो जाएं, लेकिन एक रो में एक टाइम में 2 आएँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं मीडियम की जो स्क्रीन है मीडियम की सेटिंग को अप्लाई करूँगा और यहाँ पे आके जहाँ पे मैंने ये जो एल जी कॉलम एल जी और 2 यूज़ किया है, इससे आगे मैं इन चारों के अंदर आप कंट्रोल प्रेस करके जिस जिसको सिलेक्ट करेंगे उनमें इकट्ठा टाइप होगा। यहाँ स्पेस देता हूँ चारों में और कॉल डैश MD, इसका मतलब है मीडियम स्क्रीन्स डैश 6, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि हर एक को 6 बॉक्सेस दे देगा, यानी हाफ स्क्रीन हर एक को प्रोवाइड कर देगा। अब देखते हैं कि ये मीडियम स्क्रीन के साथ क्या करता है। यहाँ पे आते हैं, मैं इसको रिफ्रेश किया और इसको मैं लेके जाता हूँ मीडियम स्क्रीन पे। जैसे ही मीडियम स्क्रीन पे जाएगा तो आप देखें ये इक्वली 4 बॉक्सेस बन गए हैं, ठीक है। यानी ये बॉक्स और ये बॉक्स ये दोनों बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ये बॉक्स आ रहा है और उसके बाद उसके सामने बॉक्स 2 आ रहा है। मैं इनका सैम्पल टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। ये सैम्पल टेक्स्ट 1 और ये 2 है, उसके बाद ये 3 है, ये 4 है। अब आप देखें कि सैम्पल टेक्स्ट 1 एंड सैम्पल टेक्स्ट 2 एक ही लाइन में आ गए हैं और 50% दोनों को मिल गया, यानी 6 बॉक्सेस इसको और 6 इसको, इसी तरह से 6 इसको और 6 इसको। लेकिन जैसे ही इससे कम हो तो मैं ये चाहता हूँ कि अब 100% पे हर बॉक्स आ जाए, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आके एक और क्लास लगाऊंगा इन्हीं के अंदर ही। आप डिफरेंट क्लासेस, आपको पता है कि एक से ज़्यादा क्लासेस अगर हमने यूज़ करनी हो तो क्या करते हैं, उनके दरमियान में स्पेस देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास आप यूज़ करें। तो अब मीडियम से जो स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस हैं उन सब के लिए मैं 100% यानी 12 होते हैं ना मैक्सिमम, 100% कितनी होती है, 100% बॉक्सेस जो होते हैं 100% के अंदर 12 डिवीजन्स आती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि 12 की 12 ही एक एक को मिल जाए, ठीक है। यानी एक रो के अंदर एक ही आए, एक लाइन के अंदर एक ही कॉलम आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल डैश XS का मतलब है कि स्मॉल के अंदर तो होगा ही होगा, बल्कि मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि पहले SM यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे SM और SM यूज़ करके डैश 12, ये मैंने इसको SM-12 कर दिया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें तो जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन यानी मोबाइल स्क्रीन सॉरी टैब की स्क्रीन पे पहुँचेगा, ये लैपटॉप की ये डेस्कटॉप की और बड़ी स्क्रीन्स हैं, iMac वगैरह जो होते हैं प्रोजेक्टर पे जब इसको चलाएंगे आप, तो ये वो स्क्रीन का डिस्प्ले है, ये वो स्क्रीन का डिस्प्ले है जब आप इसको लैपटॉप पे या अपने PCs पे यूज़ करेंगे, और ये वो स्क्रीन है जब आप इसको टैब पे यूज़ करेंगे। यानी सारी जो है
वो 100% पे आ रही है। उससे आप छोटा इसको करते जाएंगे तो यही 100% ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप इसको जो है स्मॉल डिवाइसेस हैं उनके ऊपर फिर आप थोड़ा सा डिफरेंट चाह रहे हैं कि मतलब कि जिस तरह से हमारे पास आप समझते हैं कि ये वाला जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले मसलन जो हमारा लैपटॉप वाला डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले इस पे भी बेहतर रहेगा छोटी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे भी। तो हम क्या करेंगे, इन चारों के अंदर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस को लिए दोबारा से चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे कॉल डैश एक्स एस डैश 12 की बजाय यहाँ पे 6 कर देता हूँ। उसको सेव किया मैंने और अब आप देखें तो दोबारा से उसने चेंज कर दिया। अब आप चारों स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक रो के अंदर 4 बॉक्सेस। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और डेस्कटॉप की स्क्रीन पे एक रो के अंदर 2 बॉक्सेस। और अब जब आप टैब की स्क्रीन पे आते हैं तो एक रो के अंदर एक ही बॉक्स। लेकिन जैसे ही आप एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस यानी मोबाइल डिवाइसेस वगैरह के ऊपर आएंगे तो ये फिर से 4 कर दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरह से मैनेज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और एक चीज़ आप ये याद रखिएगा कि बार बार जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ये कि आपका रो के अंदर एक रो के अंदर आपका मैक्सिमम जो है वो 12 से नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी आपका एक रो के अंदर जो है वो 12 का मतलब ये है कि आप का अगर एक रो के अंदर आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिनको आप एक रो के अंदर रखना चाहते हैं, अगर वो 12 से बढ़ जाएंगी तो जो एरिया 12 से बढ़ रहा होगा, जो सेक्शनिंग एलिमेंट 12 से ज़्यादा एरिया ले रहा होगा, वो नीचे वाली लाइन में, नीचे वाली रो में आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई क्वेश्चन है तीनों में को तो वो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है कि ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है? ठीक हो गया, चलें जी, क्लियर हो गया। उसके बेसिकली ग्रिड सिस्टम आप इस तरह कह सकते हैं कि पूरे बूटस्ट्रैप की बैकबोन है। अगर आपको ग्रिड सिस्टम क्लियर हो गया है तो उसके बाद तकरीबन जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी मतलब ऐसे है कि बस यानी आप ये पूरा आपका इस तरह आप समझ सकते हैं कि आपके बूटस्ट्रैप की जो बैकबोन है वो आपने ब्रेक कर ली है। अब बाकी बस आपने जस्ट कुछ चीज़ें समझनी है और बाकी चीज़ें आपके लिए आसान है अगर इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं कि अब डिफरेंट जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है, मतलब कि रिस्पॉन्सिव किस तरह से इसमें बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं कि अब हम बाकी जो चीज़ें हैं डिफरेंट एलिमेंट्स वो हम मतलब पढ़ते जाएंगे इन्हीं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो इस लेक्चर में जो चीज़ आपको समझानी थी वो मेन थी ग्रिड सिस्टम कि ग्रिड सिस्टम। और ये जस्ट आप सिर्फ सेक्शन या डिव को नहीं दे सकते, आप जिस भी चीज़ को ये देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन के अंदर ये जो सैम्पल टेक्स्ट की बजाय इसके अंदर मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा और इनके अंदर फर्दर भी मैं बाकी ये ऐसे ही रहे। जो ये एरिया है, ये फर्स्ट वाली डिव जो है मैंने ये D1 जो फर्स्ट आईडी है, इसके अंदर क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि फर्दर 4 बॉक्सेस लगाना चाहता हूँ। 4 नहीं लगाता, चले मैं 2 बॉक्सेस लगाना चाहता हूँ इसके अंदर। तो फर्दर बॉक्सेस में ये करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डिव और लगाऊँगा। आप डिव भी यूज़ कर सकते हैं, सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं सेक्शन लगा देता हूँ। मैं डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट ये ना हो कि ये सिर्फ डिव पे यूज़ नहीं होते। जिस भी चीज़ को आपने जितनी भी विड्थ देनी है इसी हिसाब से आप देनी होगी, ठीक है। विड्थ 100% या विड्थ इतने पिक्सल वो नहीं देंगे आप बूटस्ट्रैप के अंदर। लार्ज में मैक्सिमम 12 नहीं दे सकते, टोटल 12 करना होता है बिकॉज आपका माइक चल रहा है। ओके चलें ठीक है। मैक्सिमम आप लार्ज स्मॉल या किसी में भी आप मैक्सिमम जो मर्ज़ी देना चाहें दे सकते हैं। ये मैंने आपको एक डिस्प्ले बताने के लिए किया है कि आप मैंने ये इस तरह से किया था ना कि मैं चाहता ये था कि जिस तरह फेसबुक का डिस्प्ले है ना वैसा बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं जी मुझे
इसको हर एक डिव को 100% ही करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये इनको ख़त्म कर दूँगा यहाँ से, जो मैंने 5 और 2 एंड 3 ये जो लगाए हैं इनको यहाँ पे ख़त्म करके क्या करूँगा, इन सारों को मैं 12 ही दे दूँगा, 12 दे देता हूँ। और अब आप इसको देखिए, इसके अंदर भी मैं सेम उसी तरह का सैम्पल टेक्स्ट रख देता हूँ। ये मैंने सैम्पल टेक्स्ट रख दिया इसके सामने, इसके अंदर भी। अब आप देखें तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये बड़ी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि 100% ही आ रहा। आप स्मॉल में भी 12 यूज़ कर सकते हैं, लार्ज में भी 12 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 12 का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी स्क्रीन आ रही है उसको 12 पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आपकी टोटल स्क्रीन, चाहे वो छोटी स्क्रीन है, उसको भी बूटस्ट्रैप 12 में ही डिवाइड करता है, और बड़ी स्क्रीन को भी 12 में करता है। 12 आप उस तब यूज़ करते हैं जब आपने 100% यूज़ करना हो, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने ये देखिए 100% था ना, तो आप किसी को 33% देना चाहते हैं, ठीक है। तो 100% में से किसी को 33% देना चाहते हैं, तो 33.33% होता है ना, तो इसको मैं डिवाइड कर लूँगा 8.33% पे। तो कितना आ गया देख रहे हैं आप, 12 पे। क्योंकि आपकी एक जो डिव होती है, एक जो एरिया है, एक जो कॉलम होता है, जिसको आप जब आप 1 इसमें देते हैं, उसका मतलब होता है 8.33%, ठीक है। तो जितने परसेंट आपने करना हो उसको 8.33 पे डिवाइड कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आपने इतनी डिव्स यूज़ कर, यानी इतने कॉलम्स यूज़ करने हैं। क्लियर हो गया आपको? चलें ठीक है। यानी जितनी परसेंटेज आपने यूज़ करनी है उसको 8.33 पे डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर कॉलम यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम आप 12 कर सकते हैं, मिनिमम आप कुछ भी करें, जितना आप यूज़ करना चाहें करें, बाकी की जगह आप खाली भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं दोबारा उसी अपने जहाँ पे था वहीं ले आऊँगा इसको। ये जो एरिया है, फर्स्ट वाला एरिया, मसलन कहाँ पे, इसको मैं सेव किया, और इस एरिया के अंदर मैं फर्दर टू डिविजन्स करना चाहता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे टॉप पे, और एक उसके नीचे इतना एरिया वो ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ, तो एक डिव के साथ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक सेक्शनिंग एलिमेंट लगाऊंगा, उसको मैं क्लास दे दूँगा रो की। आपने जब भी एक रो बनानी है तो उसके लिए पहले रो का एलिमेंट लगाना आपका ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं रो के एलिमेंट लगाऊंगा, रो की क्लास दूंगा, और रो के अंदर जाके मैं अब कॉलम्स लगाऊंगा, यानी जो डिव या सेक्शन में इसके अंदर बनाऊंगा उनको मैं अब सेक्शन की यानी कॉलम की क्लासेस दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि टॉप का जो एरिया हो उसको यानी ये जो एरिया है इतना, इसको मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ, नीचे 100 पिक्सल दे दूँगा, फिर 50 दे दूँगा। तो ये 50 पिक्सल का एरिया 100% पे आए, फिर नीचे दो एरियाज ऐसे हों जो 50% 50% है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके पहली जो सेक्शन एरिया है उस सेक्शनिंग एलिमेंट यानी सेक्शन मैंने लगाया, उसके अंदर एक क्लास दूंगा कॉल डैश LG डैश 12, और ये मैंने इसको एरिया दे दिया। और उसके बाद इससे नीचे जो अगली क्लास है उसको मैं दे देता हूँ, यहाँ फिर एक सेक्शन लगाऊंगा और इसको क्लास सेम यही वाली यहाँ से कॉल LG कॉपी कर लेता हूँ, डैश 6 का मतलब होता है 50%। तो ये और इस तरह के मुझे दो एलिमेंट्स चाहिए यानी 6 वाले, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ये मुझे दो एलिमेंट्स चाहिए। और उसके बाद मुझे एक जो लास्ट इसके बाद तीसरा एलिमेंट चाहिए, वो फिर मुझे वो चाहिए, सॉरी तीसरा एलिमेंट मुझे एक रो में 3 चाहिए। तो मैं जब इसको 3 पे डिवाइड करता हूँ तो 4 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, वो 4 उसको एक
मसलन कि 4 की क्लास, मतलब 4 का मतलब ये है कि उसको 4 कॉलम्स देने होंगे, तो मैं यहाँ पे एक सेक्शनिंग एलिमेंट और लगाऊंगा। बल्कि मैंने जो एक ऑलरेडी जो कॉपी किया हुआ है उसी को यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं इसकी कॉपीज़ यहाँ पे 3 कर लेता हूँ। अब मुझे 3 लगाने हैं, तो 3 को मुझे पता है डिवाइड किस तरह करना होता है। यहाँ पे इनको 4 की क्लास दे दूँगा, और अब 3 के बाद मुझे यहाँ पे एक क्लास और देनी होगी, यानी मुझे 4 एलिमेंट्स इसके बाद यूज़ करने हैं। इस तरह से कर लो, तो 4 एलिमेंट्स में जब मुझे 4 यूज़ करने हैं तो इट मीन्स मुझे एक और यहाँ पे, अब 4 को मैं जब 12 को 4 पे डिवाइड करूँगा, 4 पे डिवाइड करूँगा, तो क्या करना होगा मुझे, इसको 4 पे डिवाइड करता हूँ तो 3 आता है। अब मैं इन सबको एक क्लास भी असाइन कर देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी ये D1 क्रिएट किया है। D1 की बजाय यहाँ पे मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, इनको क्लास दे देता हूँ D2 की। ये D2 की क्लास दे दी मैंने इनको, और उसका जो बैकग्राउंड है और बॉर्डर है वो मैं कॉपी कर देता हूँ। बॉर्डर रेड ही रहेगा और उसका बैकग्राउंड मैं सिल्वर कर देता हूँ। अब सारों के अंदर मुझे जो ये आईडी है इसको कॉपी करना होगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये एरिया है, ये सेक्शनिंग एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर मुझे एक्चुअली ये पुट करना है, तो यहाँ पेस्ट, और ये है D2, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करने के इसको ये इस एरिया से कॉपी करके इससे नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर मुझे यानी इससे नीचे जो मैंने सेक्शनिंग एलिमेंट लगाए उनमें पेस्ट कर देता हूँ, ताकि इसके सारों के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो और सारे ही वहाँ पे विजिबल हो। और इसको D2 सेव कर दिया मैंने, यहाँ से मैसेज आया। अभी आ रही है आवाज़ मेरी? रमीज़ा, आपको आ रही है आवाज़? ठीक है, अच्छा जी, इनको मैंने D2 की क्लास दे आईडी दे दी है। अब मैं इसका डिस्प्ले देखता हूँ यहाँ पे, तो अब सॉरी, इनमें मुझे कुछ लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ सैम्पल टेक्स्ट बॉक्स, ये चलें, सैम्पल टेक्स्ट ही लिख देता हूँ, सेव, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें सबसे टॉप पे क्या आ रहा है। सबसे टॉप पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद ये 3 एलिमेंट्स, उसके बाद 4 एलिमेंट्स, और इसी तरह से आप इसको करते जाएं, और यानी एलिमेंट्स जिस तरह बढ़ाते जाएंगे, जितने एलिमेंट्स चाहिए उसको डिवाइड करें आप 12 पे, 12 को डिवाइड करें उतने नंबर पे, और उतने उतने वाला कॉलम उसको दे दें आप। ठीक है, मैं यहाँ पे ये किया, इनकी मैं हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ सबकी, तो इनकी हाइट जो है वो यहाँ पे 400 दी हुई थी, इधर मैं थोड़ी सी कम करके इसकी हाइट कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। ये मैंने सारों की 50 पिक्सल हाइट दे दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप वाला यहाँ इस तरह से आ रहा है, और उसके बाद ये बाकी चीज़ें जिस तरह से मैंने मैनेज की हैं वो आप यानी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया क्या एक एलिमेंट के अंदर आप किस तरीके से दूसरे एलिमेंट्स लगा सकते हैं? क्लियर है सबको, दोनों को क्लियर है आपको कि एक सेक्शनिंग एलिमेंट के अंदर दूसरे सेक्शनिंग एलिमेंट को किस तरह से आप चला सकते यानी यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, नहीं क्लियर नहीं है? अच्छा,
ओके, मैं आपको बताता हूँ। आप आपकी जो स्क्रीन होती है ना, जिसके अंदर आप बेसिकली काम कर रहे होते हो, जिस पेरेंट के अंदर आप काम कर रहे होते हो, मैं बताता हूँ आप। अब आप पहले किसके अंदर काम कर रहे थे? पहले आप, ये हमने कॉलम, ये डिव लगाई ना, जो मेन डिव है, ये देखें आप, ये हमने, ये जो मेन पहली डिव लगा, सॉरी, ये जो रो लगाई है, ये रो किसके अंदर लगाई हमने? इसका आउटर डिव कौन सी है? इसकी आउटर डिव जो इसकी पेरेंट डिव है वो है, यानी इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है? ये है सेक्शन, जिसको मैंने कंटेनर फ्लूइड का नाम दिया। और कंटेनर फ्लूइड 100% है, ठीक है, मतलब आपकी विड्थ को फुली ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो जब मैंने इसको कॉलम्स में डिवाइड करना शुरू किया, यानी इसके अंदर जब कॉलम की डिवीजन मैंने स्टार्ट की, तो उसने एक्चुअली जो कंटेनर फ्लूइड है इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया, इसको 12 पे डिवाइड कर दिया और इसके अंदर इस एलिमेंट को लगा दिया। अब मैंने इसको दिया है, ये एलिमेंट को दी है 2, यानी 12 में से 2 जो हैं कॉलम्स वो इसको मिल जाए, ठीक है। 5 कॉलम्स इसको मिल जाए, उसके और 3 कॉलम्स इसको मिल जाए और 2 ही इसको मिले। तो ये इसने क्या किया एक्चुअली, 12 को टोटली डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया 12 पे, और इसमें से 2 इसको दे दिया, 5 और 3 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, ठीक है। इसी तरह से अब जब इस 2 के अंदर कोई एलिमेंट लगाऊंगा तो वो इसको 2 कंसिडर नहीं करेगा, वो इसको 12 अपना, तो उसका तो 100% है ना। जो अब देखिए, घर एक्चुअली एक किसी मोहल्ले के अंदर होता है, और मोहल्ले के अंदर घर की जितनी जगह भी हो, लेकिन घर का 100% एरिया क्या होता है कि घर जितना भी है वो अपने, उसके अंदर जितने लोग रहते हैं या जितने रूम्स होते हैं उनके हिसाब से घर 100% होता है। और घर के हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरे घर और उनका जो 100% है वो उनका मोहल्ला होता है। इसी तरह से ये सारे चाइल्ड कहलाएंगे जो एक ही लेवल पे मौजूद हैं, ठीक है, किसके? जो इनका पेरेंट है, जो आउटर डिव है, ठीक है। और ये वाले जो हैं, ये सारे जो एक ही लेवल पे लगे हुए हैं, ये किसके चाइल्ड हैं? ये इसके चाइल्ड हैं, ठीक है, ये एलिमेंट के चाइल्ड हैं, ठीक है। अब ये इसको डिवाइड कर रहे हैं 12 पे, और ये पहली रो के अंदर मैंने, ये देखें आप, रो के अंदर मैंने सबसे पहले 12 एक डिव को दिया, तो उसने क्या किया, उसने 100% ऑक्यूपाई कर लिया। सेकंड को मैंने 6 दिया तो उसने 50% कर लिया, एंड 50% छोड़ दिया। 50% चूँकि खाली था तो उसके बाद आने वाले ने 50% ले लिया, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये पहला जो है इसने 100% ले लिया, यानी ये 12 इस एरिया के अंदर मैंने लगाया ना, तो ये क्या कर रहा है, ये उस एरिया का 100% ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 100% इसने ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद ये नीचे वाले में क्या हो रहा है, ये 6 ले रहा है, 6 का मतलब होता है 50%, इसने 6 लेके 6 छोड़ दिया, नेक्स्ट 6 खाली था, अगले आने वाले ने 6 फिर चाहिए था उसको, उसने ले लिया, ये 6 हो गया हमारे दोनों, यानी यहाँ पर 12 और इन दोनों को 6 मिल गया। उसके बाद ये इसको मैंने दे दिया है 4, तो इसने इसके 4 यानी 1/4, सॉरी 1/3 जो हिस्सा था वो ले लिया, और उसके बाद इसने छोड़ दिया, बाकी 2 की जगह खाली थी 4 के लगाने के, तो मैंने ये 2 4 लगा दिए, तो हमारे 3 एलिमेंट्स एक ही लेवल के एक रो में आ गए। उसके बाद आगे मैंने 3 दे दिया, एंड 3 4 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं इक्वल कॉलम, तो अगर हम उनको 3 3 की यानी विड्थ देते हैं, तो ये आप देखें कि 3 भी इसी तरह से आ गए। ओके, अब क्लियर हो गया? सेक्शन और DIN का या डिव का, सेक्शन और डिव, सेक्शन और डिव में कोई डिफरेंस नहीं है। सेक्शन आपको मैंने बताया था जब हम HTML5 की ट्रेनिंग में थे, तो सेक्शन, हेडर, फूटर, उसके बाद मेन, उसके बाद इस तरह के ये जो एलिमेंट्स हैं ये HTML5 के एलिमेंट्स हैं, और ये सेक्शनिंग एलिमेंट हैं। और ये सारे पहले हम इनके क्लासेस, इनके नेम यूज़ करते थे HTML4 के अंदर। जब HTML5 आई तो डिव को हम एक्चुअली सारे ये नाम दिया करते थे पहले, कि डिव उसकी क्लास हमने सेक्शन रख दी, डिव उसकी क्लास हमने मेन रख दी, उसकी क्लास हमने रख दी। तो फिर जो डिव का काम था वो बड़ी जगह यूज़ होती थी पहले डिव। अब भी हम डिव को यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, काम इनका एक जैसा है, बिल्कुल कोई डिफरेंस सेक्शन और डिव में नहीं है, ठीक है। डिव HTML4 का एलिमेंट है और सेक्शन HTML5 का एलिमेंट है, ये डिफरेंस है इनमें। क्लियर हो गया? आप जहाँ पे डिव यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे सेक्शन भी कर सकते हैं, जहाँ पे सेक्शन कर रहे हैं वहाँ डिव भी कर सकते हैं, ठीक है।
इनका काम, इनका फंक्शनैलिटी, इनमें क्लासेस ये एक जैसी है। वेलकम। अच्छा जी, रमीज़ा आपको सब क्लियर है? कोई चीज़ और आपको कोई इसमें रहती हो? क्योंकि मैंने बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये बैकबोन है इसकी। और रिंकित को तो ठीक है, क्लियर है, उन्होंने तो पहले कह दिया, चलें सही है। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, अपनी मर्ज़ी के आपने डिज़ाइन पकड़ने, कोई भी पकड़े आप डिज़ाइन। आपको हाइट विड्थ देनी आती, विड्थ आपने छेड़नी ही नहीं किसी चीज़ की। विड्थ वाली प्रॉपर्टी को फ़िलहाल आप भूल जाएँ बूटस्ट्रैप के अंदर, क्योंकि बूटस्ट्रैप खुद मैनेज करता है विड्थ को। आपने करना ये है कि खुद कुछ टेम्पलेट्स पकड़ें या कुछ इमेजेस पकड़ लें, कोई टेबल्स भी पकड़ लें। उनको आपने अपने तौर पे यानी अपने पीसी के अंदर रखना है, कोई इमेज रखें और उसको अपने हिसाब से मैनेज करके अरेंज करके आप देखें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बूटस्ट्रैप आपके लिए आसान से आसान होता जाएगा। ठीक है, चलें जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। और प्रैक्टिस आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि पहले तक जो अब तक हमने किया यानी HTML किया, CSS किया, वो सारा इसकी बेसिस थी। अब आप अगर मार्केट में काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और फास्ट वे में काम करना है, तो उसके लिए बूटस्ट्रैप यूज़ होता है। क्योंकि आप देखें कि मैं आपको अगर दिखाऊं कि जस्ट हमारे पास इतनी से ये जो काम है, ये बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने तो जस्ट क्लासेस लगाई हैं, जाके पीछे कोडिंग को तो देखा ही नहीं है, CSS कोडिंग को। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। अब आप देखें तो इसके पीछे कितना CSS कोड है, ये आपको सब नज़र आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ इस एक एलिमेंट के पीछे। ये सारा आपको इतना लिखा हुआ कोड वो मिल जाता है, पहले से लिखा हुआ मिल जाता है। आप किसी एक एलिमेंट पे क्लिक करें, उसके अंदर दिया हुआ कोड आप देख सकते हैं। तो इतना कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना आपका मीन्स टाइम सेव हो रहा है, और जितना आपके पास टाइम सेव हो रहा है, आप उतना ईजीली ज़्यादा काम कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आप अगर ज़्यादा काम करेंगे तो फ्रीलांसिंग में या किसी भी एरिया जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे अर्न ज़्यादा कर सकेंगे। तो अगर आपने प्रैक्टिकली वेब डिज़ाइनिंग में काम करना है, तो उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप अच्छे से सीखना होगा। और उसके लिए बेहतर ये है कि अगर आपको कुछ पिछले लेक्चर रहते हैं, आपने मिस किए हैं, तो उनको भी साथ साथ यानी कंटिन्यू रखें। और हमारे ऑलमोस्ट 6 से 7 क्लासेस या यानी मैक्सिमम वो हमारी इसकी बूटस्ट्रैप की और होंगी। और फिर उसके बाद तो अभी रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है पाकिस्तान में भी परसों स्टार्ट हो जाए। आज सऊदी अरेबिया और दूसरे कंट्रीज़ में शायद है, ये कंफर्म नहीं है, तो परसों से। तो उस हिसाब से हमें टाइमिंग भी एडजस्ट करनी होगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के हिसाब से मुझे भी टाइमिंग एडजस्ट करनी होगी, और बाकियों को भी इशू थोड़ा होता है। तो हमारी तकरीबन 6 से 7 क्लासेस रमज़ान में होंगी। और एक मैंने आपको क्लास कही थी कि जो कि आपकी कोड एफिशिएंसी की, यानी आप कोड एफिशिएंटली कोड लिख सकें, वो वो मे भी आपका रमज़ान में हो क्लास। और या हो सकता है कि वो रमज़ान के बाद हम यानी जब ईद उसके बाद आएगी ना, तो ईद के बाद यानी आफ्टर 1 मंथ वो हम रखेंगे। लेकिन ये कोर्स इंशाल्लाह हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस अपनी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलें, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ लास्ट जो मैं बताना भूल गया आपको, कि आप लोगों को मैं अभी बूटस्ट्रैप की जो ट्रेनिंग का होगी और इसका जितना भी मटेरियल है वो न्यू ग्रुप के अंदर अपलोड होगा। जो पहले HTML CSS वाला ग्रुप था, क्लास का ग्रुप, उसमें वो अपलोड या उसमें अपडेट्स नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि वो HTML और CSS का था। अब जो है वो हमारी बूटस्ट्रैप की, क्योंकि मे बी इसमें कुछ न्यू स्टूडेंट भी आएंगे, तो इसलिए वो पिछला वो आपका वहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट होगा। मैं आपको यहाँ भी लिंक सेंड कर दूँगा, और उधर भी आपके फेसबुक आईडीज़ में भी सेंड हो जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।